इतने बड़े नहीं हैं कि उनके बारे में आज इस तरह बात की जाए। इसलिए बात प्रशांत भूषण की नहीं है, बात सिद्धांतों की है और बात उस संदेश की है जो संदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के टुकड़े टुकड़े गैंग को दिया है। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में टुकड़े टुकड़े गैंग कई बार न्यायपालिका को अपना बंधक बनाने की कोशिश कर चुका है। ये लोग एक तरफ तो संविधान की दुहाई देते हैं, कहते हैं संविधान खतरे में है, असहनशीलता बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ इसी सुप्रीम कोर्ट का अपमान भी करते हैं। कानून के लूप होल्स का फायदा उठाकर ये लोग आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा लेते हैं क्योंकि इनके पास महंगे महंगे वकील हैं। ये कानून के लूप होल्स को समझते हैं, आतंकवादियों की पैरवी करते हैं, निर्भया के दोषियों को समय पर सजा नहीं होने देते, जबकि आम आदमी को न्याय पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आज हम कानून और सुप्रीम कोर्ट से खिलवाड़ करने वाले इस टुकड़े टुकड़े गैंग का पर्दाफाश करेंगे ताकि आज के बाद इनकी हिम्मत ना हो सके। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने यह बता दिया है कि कानून अंधा तो हो सकता है लेकिन असहाय नहीं हो सकता। आज हम खुद को कानून से ऊपर मानने वाले लोगों को यह बताएंगे कि कैसे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और अदालत के कटघरे में हर झूठ का पर्दाफाश एक न एक दिन जरूर होता है। 73 वर्ष पहले आज ही के दिन भारत के दो टुकड़े हो गए थे और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस समय देश बंटवारे की आग में जल रहा था, उस समय पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना किस चिंता में खोए हुए थे? उस समय उन्हें पाकिस्तान के लोगों की नहीं बल्कि अपने खोए हुए सिगार के डिब्बे की चिंता थी। इसी तरह भारत का जो बंटवारा देश के करोड़ों लोगों के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन गया था, उस बंटवारे की रूपरेखा तय करने वाले नेता जब बैठकों में बैठते थे तो उनका मन नहीं लगता था इन बैठकों में, वो बोर हो जाते थे। और जब बोर होते थे तो वो अपनी कॉपी के या अपनी डायरी के पन्नों पर आड़ी तिरछी चित्रकारी करने लगते थे। ठीक वैसे ही जैसे स्कूल के बच्चे जब अपनी क्लास में बोर हो जाते हैं, टीचर को सुनना नहीं चाहते, तो अपने पेन या पेंसिल से अपनी कॉपी पर तरह तरह की आकृतियां बनाने लगते हैं। ऐसे हमारा बंटवारा हुआ था। आज ऐसी बहुत सारी दिलचस्प कहानियां हम आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको ये बताएंगे कि आजादी से 2 महीने पहले तक हमारे देश के क्या हालात थे, कौन नेता क्या कर रहा था। लेकिन इन कहानियों को सुनने के लिए आज आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन ये कहानियां हैं बहुत दिलचस्प। और आखिर में आपको यह बताएंगे कि कोरोना वायरस के दौर में स्कूल खुलने चाहिए या नहीं। यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई एक स्टडी का यह दावा है कि दुनिया में 43% स्कूलों में साबुन से हाथ धोने तक की व्यवस्था नहीं है। इसलिए स्कूल खोलने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अमेरिका में जब जल्दबाजी में स्कूल खोल दिए गए तो वहां शुरुआती 2 हफ्तों में ही 97,000 बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। इसलिए सवाल यह है कि क्या तेजी से फैलते संक्रमण के बीच भारत अभी स्कूल खोलने की स्थिति में है? यह आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण है और आज इसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने चीन का नाम लिए बिना कहा, जब विश्व समुदाय को सबसे बड़ी चुनौती से एकजुट होकर संघर्ष करने की जरूरत है, तब पड़ोसी ने विस्तारवादी गतिविधियों को चालाकी से अंजाम देने की कोशिश की। हमारे पड़ोसी ने अपनी विस्तारवादी गतिविधियों को चालाकी से अंजाम देने का दुस्साहस किया। सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राष्ट्रपति ने राम मंदिर पर कहा, श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का शुभारंभ हुआ है और देशवासियों को गौरव की अनुभूति हुई है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का शुभारंभ हुआ है और देशवासियों को गौरव की अनुभूति हुई है। देशवासियों ने लंबे समय तक धैर्य और संयम का परिचय दिया। आत्मनिर्भर भारत पर राष्ट्रपति ने कहा, आत्मनिर्भरता का अर्थ सक्षम होना है, दुनिया से अलगाव या दूरी बनाना नहीं। देश कल यानी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगांठ मनाएगा। दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र ध्वज फहराएंगे। प्रधानमंत्री कल सुबह 7 बजे राजघाट जाएंगे, जहां वो राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। 7:18 पर प्रधानमंत्री लाहौरी गेट पहुंचेंगे, जहां रक्षा मंत्री और रक्षा सचिव प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा।
सुबह 7:30 बजे प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्र ध्वज फहराएंगे, जिसके तुरंत बाद सेना का बैंड राष्ट्रगान की धुन बजाएगा और झंडे को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। 7:32 पर प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर यह 7वीं बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराएंगे। 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश की तीनों सेनाओं को संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर दुश्मन देश हम पर हमला करता है तो हम हर बार की तरह जवाब जरूर देंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत दिलों को जीतने में विश्वास रखता है, जमीन को नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को भी हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने देंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया या दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। गलवान घाटी में बलिदान देने वाले सैनिकों को भी रक्षा मंत्री ने श्रद्धांजलि दी और कहा कि ये देश उनकी बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान को कभी भूल नहीं सकता। रक्षा मंत्री ने 5 रफाल लड़ाकू विमानों के भारत पहुंचने पर कहा कि ये सैन्य इतिहास के नए युग की शुरुआत है। दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर में शहीद हुए दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 2005 में अयोध्या में हुए आत्मघाती हमले के मास्टरमाइंड आसिफ उर्फ शैफुल्लाह को साल 2007 में जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर में मार गिराने वाली दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम को वीरता पुरस्कार मिला है। इस टीम में शहीद हुए इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा भी शामिल थे। आज हमारे लिए ये बड़ा गर्व का दिन है और मैं उनकी टीम के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा को 2009 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। ये मोहन चंद्र शर्मा का 7वां वीरता पदक है। उन्हें 7 बार राष्ट्रपति के पदक से सम्मानित किया गया है। देश भर में स्वतंत्रता दिवस के जश्न की शुरुआत हो चुकी है। पूरे देश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अटारी बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह हुआ। शानदार रोशनी की गई। सेना के बैंड ने भी प्रदर्शन किया। दिल्ली में भी 15 अगस्त का रंग दिख रहा है। रायसीना हिल्स रोशनी से जगमगा रहा है। संसद भवन पर रोशनी की गई है। देश के दूसरे हिस्सों में भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पूरी है। लखनऊ में तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। राजस्थान में भारी बारिश के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं है। झुंझुनू में लोग इस मौके पर रैली में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के नौगाम इलाके में आज हुए आतंकी हमले में शहीद पुलिस वालों को श्रद्धांजलि दी गई। इस आतंकी हमले में घायल तीसरे जवान की हालत स्थिर है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि आतंकी हमले के पीछे आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ है और आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है। नौगाम में आज सुबह आतंकियों ने पुलिस पार्टी को निशाना बनाकर हमला किया था। 2 दिन पहले कश्मीर के पुलवामा में शहीद भारतीय सेना के जवान जिलाजीत यादव का आज जौनपुर में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार हुआ। शहीद जिलाजीत यादव परिवार के इकलौते बेटे थे और 3 महीने पहले ही पिता बने थे। राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सरकार का बहुमत साबित किया। सरकार की तरफ से विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। गहलोत ने बीजेपी पर चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने की साजिश का आरोप लगाया। गहलोत ने कहा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर और गोवा में बीजेपी ने साजिश से सरकार बनाई। हालांकि राजस्थान में वो कामयाब नहीं हुई। सब जगह इन्होंने ही काम किए। ताजा उदाहरण था हमारा मध्य प्रदेश का और कर्नाटक का। वही टैक्टिस अपने यहाँ पर उस पर पूरी तरह एक्सपोज हो गए लोग और प्रदेश वासियों की विजय मानता हूं मैं। सरकार से बगावत करने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों ने पार्टी और सरकार का समर्थन किया है। पायलट ने कहा है कि जब तक वो यहाँ बैठे हैं सरकार सुरक्षित है। विधानसभा में सीट बदलने को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि उन्हें विपक्ष के पास इसलिए बिठाया गया क्योंकि सीमा पर सबसे ताकतवर योद्धा को भेजा जाता है। समय के साथ साथ सब बातों को खुलासा होगा। आज मैं भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जो कुछ कहना था, सुनना था, चाहे मैं हूं चाहे मेरा कोई साथी हो, हम लोगों ने जिस डॉक्टर के पास अपने मर्ज को बताना था वो बता दिया। गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये जानकारी गृह मंत्री ने खुद ट्वीट करके दी है। अमित शाह ने ट्वीट में लिखा है,
आज मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। इस समय जिन लोगों ने मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं देकर मेरा और मेरे परिजनों को ढांढस बंधाया, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर्स की सलाह पर अभी कुछ और दिन तक होम आइसोलेशन में रहूंगा। गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट 2 अगस्त को आई थी। वो तभी से अस्पताल में भर्ती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को अवमानना केस में दोषी करार दिया है। 20 अगस्त को उनकी सजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रशांत भूषण की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस की गरिमा गिराने वाली हैं और बदनीयती से न्यायपालिका पर प्रहार से सख्ती से निपटने की जरूरत है। ऐसे सभी लोगों को एक सबक है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, सबको अपनी मर्यादा में रहनी चाहिए। अवमानना के दोषी प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की थी, जिस पर कोर्ट ने प्रशांत भूषण के खिलाफ स्वतः अवमानना कार्रवाई शुरू की थी। बेंगलुरु में 11 अगस्त को हुए दंगे के बाद एसडीपीआई को बैन करने की तैयारी हो रही है। दंगे के आरोप में बेंगलुरु पुलिस ने कांग्रेस पार्षद के पति कलीम पाशा को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में अब तक 206 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दंगाइयों की भीड़ ने जिस कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति का घर जलाया था, उन्होंने आज डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। आरोप है कि विधायक के भतीजे के कथित सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ही बेंगलुरु में हिंसा भड़की थी। कल बेंगलुरु पुलिस ने एफआईआर में खुलासा किया था कि दंगे में सभी पुलिस वालों की हत्या की साजिश थी। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले 1.5 लाख से ज्यादा हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 1192 नए केस आए और 11 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में 790 मरीज इलाज से ठीक हुए। दिल्ली में अब तक 1,50,652 मरीज कोरोना से संक्रमित हुए हैं। कुल 4,178 मरीजों की संक्रमण से मौत हुई है। दिल्ली में इलाज से 1,35,108 लोग ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वाले मरीजों की दर 89.68% है। 11,366 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। आज देश के उस टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए एक बहुत बुरी खबर है जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस देश में कुछ भी कहने और कुछ भी करने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता है और खुद को कानून से ऊपर समझता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसे लोगों को यह स्पष्ट बता दिया है कि इस देश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, फिर चाहे वो कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, कानून का कितना भी बड़ा जानकार क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने आज वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अवमानना के मामले का दोषी माना है। प्रशांत भूषण ने 2 महीने पहले देश की न्यायपालिका, मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर कुछ आपत्तिजनक ट्वीट्स किए थे, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान ले लिया और अब उन पर अवमानना का मुकदमा चला और इसी मुकदमे में आज फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को दोषी ठहराया है। प्रशांत भूषण की सजा पर अगले हफ्ते 20 अगस्त को बहस होगी। उन्हें इस मामले में 6 महीने तक जेल की सजा भी हो सकती है। लेकिन यह बात सिर्फ सजा की नहीं है, यह बात उस कड़े संदेश की है जो संदेश आज सुप्रीम कोर्ट से आया है। प्रशांत भूषण अपने आप में कोई बहुत बड़े व्यक्ति नहीं है कि उनके बारे में यहां इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, नेशनल टीवी पर बात की जाए, क्योंकि प्रशांत भूषण जैसे वकील जो एक तरफ कानून के हिमायती बनते हैं और दूसरी तरफ उसी कानून का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों को यह सख्त संदेश मिलना बहुत जरूरी था। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि यहां बात प्रशांत भूषण की नहीं है। प्रशांत भूषण इतने बड़े आदमी हैं ही नहीं कि आज हम डीएनए में या जी न्यूज पर उनके बारे में सबसे पहले बात करें। बात प्रशांत भूषण जैसे लोगों को मिलने वाले संदेश की है, प्रशांत भूषण की नहीं। प्रशांत भूषण ने जो आपत्तिजनक ट्वीट किए थे वो तो हम आपको नहीं दिखा सकते, ना ही हम उन ट्वीट्स में लिखी हुई भाषा आपको बता सकते हैं, लेकिन हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि ये ट्वीट उन्होंने इसी वर्ष लॉकडाउन के दौरान किए थे और इन ट्वीट्स में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रति और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के प्रति बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। असल में इस तरह के जो लोग होते हैं वो अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग करते हैं और वो अभिव्यक्ति की आजादी को अपना अधिकार मानकर उसके पीछे से फिर फायरिंग शुरू करते हैं और वो सोचते हैं कि अपने ट्विटर हैंडल से, सोशल मीडिया पर वो कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि हर चीज अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ढक दी जाएगी और फिर कोई भी उन्हें चुनौती नहीं दे पाएगा। और वर्षों से, दशकों से इस तरह के जो लोग हैं वो ऐसे ही अभिव्यक्ति की आजादी
को ढाल बनाकर, संविधान के नाम पर, कभी असहनशीलता के नाम पर ऐसे ही दुरुपयोग करते रहे अपने अधिकारों का, और ऐसे ही अपने कानून में जो लूप होल्स हैं उसका भी दुरुपयोग करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर कुछ भी कहने से एक आम आदमी 100 बार सोचता है। हम यानी मीडिया में भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई टिप्पणी करने से पहले काफी सोच समझ कर टिप्पणी करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर पूरा देश भरोसा करता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट पर जो देश के 135 करोड़ लोग विश्वास करते हैं, वो विश्वास अगर टूट गया तो फिर ये लोग कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कौन है? लेकिन प्रशांत भूषण जैसे लोग किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोलकर हमेशा बच जाते थे, और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि इस देश में इनकी बहुत ही मजबूत लॉबी है और इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, पैसा भी इनके पास बहुत है। इसलिए किसी को कुछ भी कहने, किसी पर कुछ भी आरोप लगाने, किसी की भी निष्ठा पर सवाल उठाने में इन्हें किसी प्रकार का अब तक डर नहीं लगता था, लेकिन आज के बाद लगेगा। आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने बता दिया है कि कानून अंधा तो हो सकता है एक बार के लिए, लेकिन असहाय बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर कोई न्यायपालिका की निष्ठा पर सवाल उठाएगा और न्यायिक व्यवस्था पर, जनता के विश्वास पर आघात करेगा, तो ऐसा करके वो बच नहीं सकता। अदालत की अवमानना के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने प्रशांत भूषण के पक्ष की दलीलें नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए अपने फैसले में कहा है कि ऐसा व्यक्ति जो 30 वर्ष से वकालत कर रहा है और जो कई जनहित से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट में लेकर आया है, उससे इस तरह के ट्वीट की उम्मीद नहीं की जा सकती, और इन ट्वीट्स में कही गई बातों को न्यायपालिका की स्वस्थ आलोचना नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण की कही बातों को सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की गरिमा को गिराने वाला बताया है, और यह कहा है कि इस तरह की बातों से न्यायपालिका में जनता के विश्वास को ठेस पहुंचती है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के खिलाफ सख्त फैसला किया है और जजों को अपनी आलोचना के मामले में थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए, उदार होना चाहिए। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को सही बताया कि जजों को अपनी आलोचना में उदारता दिखानी चाहिए, थोड़ा बड़ा दिल भी दिखाना चाहिए, क्योंकि आलोचना के लिए भी अपने आप को खुला रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ यह भी कहा कि उदारता एक हद तक ही हो सकती है। जब गलत नियत और जानबूझकर न्यायपालिका पर प्रहार होंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह के मामलों में सख्ती से ना निपटा जाए, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकारों को किसी जज के मान सम्मान को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कानून की मर्यादा और न्याय व्यवस्था की गरिमा को बचाए रखने के लिए अपने अधिकार इस्तेमाल किए हैं। प्रशांत भूषण ने जो बातें कही थीं वो किसी एक या दो जज पर नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की पिछले 6 वर्षों की कार्यप्रणाली पर जानबूझकर हमले किए गए हैं, और इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। हमारे यहां कहावत है, आपने भी शायद सुनी होगी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। प्रशांत भूषण के साथ भी ऐसा ही हुआ है, उनकी काठ की हांडी भी बार बार नहीं चढ़ेगी। प्रशांत भूषण जैसे वकील और इनकी लॉबी, जिसमें बड़े बड़े वकील, नेता, पत्रकार और बुद्धिजीवी शामिल हैं, बहुत सारे एनजीओ शामिल हैं, ये लोग अक्सर अपने राजनीतिक एजेंडे की वजह से जानबूझकर संवैधानिक संस्थाओं पर हमले करते हैं और उन्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं, जजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं। आम लोगों को भी लगने लगा था कि ऐसे लोगों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अदालतें भी इनके सामने बेबस हो जाती हैं, शायद जजों को भी इनसे डर लगता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस भ्रम को तोड़ दिया है, इसकी हमें बहुत खुशी है, और इस देश की जनता के विश्वास की एक बार फिर से जीत हुई है, और यह साबित हुआ है कि यहां कानून से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर ऐसे लोगों में से किसी एक को भी सजा मिलेगी, या फिर यही लोग भविष्य में अदालतों और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर सम्मान नहीं करेंगे तो कम से कम इन संस्थाओं का अपमान करने की इनकी हिम्मत नहीं होगी। इस मामले में 108 पन्नों के इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया है कि आखिर न्यायपालिका की निष्ठा पर संदेह करने वाली अपमानजनक टिप्पणियां क्यों सिर्फ आलोचना नहीं मानी जा सकती, क्यों आलोचना तो की जा सकती है, लेकिन इसका एक दायरा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि निष्पक्ष और निर्भीक होकर न्याय देने की क्षमता
और लोगों का भरोसा ही न्यायपालिका की बुनियाद है और यह बुनियाद तब हिल जाती है जब कोर्ट का अनादर किया जाता है और अदालत के प्रति अविश्वास पैदा किया जाता है और इससे पूरे न्याय तंत्र पर सवाल उठने लगते हैं। जानबूझकर और दुर्भावना से कोर्ट पर किए गए हमलों से अदालत की गरिमा कम होती है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो हमने आपको सारा जो सुप्रीम कोर्ट ने आज बताया है सब पढ़कर बता दिया। मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी भी है, आप चाहें तो मैं इसमें से कुछ बातें आपको जरूर पढ़कर बताना चाहता हूं जिससे ऐसे लोगों को शायद कुछ संदेश मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है, द जुडिशरी इज कंसिडर्ड एज अ लास्ट होप व्हेन अ सिटीजन फेल्स टू गेट जस्टिस एनीवेयर। The Supreme Court is the epitome of the Indian judiciary, a possibility of the other judges getting an impression that they may not stand protected from malicious attacks when the Supreme Court has failed to protect itself from malicious insinuations cannot be ruled out. ऐसा इसमें लिखा है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना बिल्कुल नहीं हो सकता। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली सोच का समर्थन करना नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब अपराधियों, देश विरोधी लोगों और आतंकवादियों की हिमायत करना नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो आपको याद होगा, और शायद नहीं है तो अब याद आ जाएगा, कि इस देश में जो टुकड़े टुकड़े गैंग सक्रिय है उसके लोग किसी भी मामले में तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। ये लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अदालतों का दुरुपयोग करते हैं, इंसाफ मिलने में अड़चन पैदा करते हैं और हर मामले को अटकाने और भटकाने की कोशिश में ये लोग जुट जाते हैं। इनके पास बहुत पैसा है, महंगे महंगे वकील हैं जो कानूनी दांव पे जानते हैं और इसके सहारे अपना एजेंडा चलाते हैं। और इसी वजह से करीब 7 वर्षों तक, अब आपको हम याद दिलाते हैं, 7 वर्षों तक निर्भया के मामले, निर्भया केस के दोषियों की फांसी की सजा अटकी रही और बाद में इन दोषियों की फांसी रुकवाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। ऐसे ही लोग आतंकवादी याकूब मेमन जैसे लोगों की फांसी रुकवाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा लेते हैं और सुनवाई कराते हैं आधी रात पर। ऐसी ही सोच वाले लोग अफजल गुरु जैसे आतंकवादियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली फांसी को जुडिशियल मर्डर कहते हैं। यही लोग अर्बन नक्सलियों को गिरफ्तारी से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। इन्हीं लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर के मामले पर वर्षों तक बहाने बनाते बनाते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होने दी। इन्हीं लोगों ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 और मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक के ऐतिहासिक फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में रोकने की पूरी कोशिश की। यही लोग थे जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए जरूरी रफाल की डील को भी सुप्रीम कोर्ट के जरिए रुकवाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। आपको याद होगा, पिछले साल हैदराबाद एनकाउंटर के मामले में भी ऐसे ही लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे जब पुलिस ने रेप के कुछ आरोपियों को एनकाउंटर में मार दिया था। इसी तरह से पिछले महीने विकास दुबे जैसे अपराधियों के एनकाउंटर के खिलाफ भी ऐसे ही लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार को इस एनकाउंटर पर जवाब देना पड़ा था। यानी आप इस देश में कुछ भी कीजिए, आप रफाल खरीदने की कोशिश कीजिए, राम मंदिर को सुलझाने की कोशिश कीजिए, किसी आतंकवादी को फांसी देने की कोशिश कीजिए, निर्भया के दोषियों को फांसी पर चढ़ाने की कोशिश कीजिए, कोई एनकाउंटर कर दीजिए किन्हीं बड़े अपराधियों का या आतंकवादियों का। इन लोगों के पास एक ही फॉर्मूला है, ये तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और न जाने इनके पास कैसा जादू है कि सुप्रीम कोर्ट भी 24 घंटे के अंदर इन्हें सुनवाई का समय दे देता है, जबकि देश के आम लोग महीनों और सालों तक इंतजार करते रहते हैं। यह बुद्धिजीवियों और वकीलों का एक ऐसा सिंडिकेट है जिसका संबंध राजनीतिक दलों से है और इनकी पहुंच न्यायपालिका में भी बहुत अंदर तक है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये लोग न्यायपालिका के अंदर राजनीतिक दलों के एजेंट्स की तरह काम करते हैं। ये लोग अपने राजनीतिक एजेंडे पर अदालत की मोहर लगवाने में हमेशा जुटे रहते हैं। कुल मिलाकर ये लोग अपनी मनमर्जी की न्यायपालिका चाहते हैं जिसमें हर फैसला इनके मन मुताबिक हो सके। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो कानून का जो प्रावधान है कि इंसाफ सबको मिलना चाहिए, उसी कानून के लूप होल्स का सहारा लेकर ये हर मामले में ऐसे ही विलंब कराते हैं। मैंने 2 महीने पहले देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से एक बार बातचीत की थी और तब मैंने अदालतों और न्याय व्यवस्था का दुरुपयोग करने वाले इस PIL गैंग पर सवाल पूछा था।
अब आप समझ गए होंगे कि जब भी कोई बड़ा कदम हमारे देश में उठाया जाता है तो ये जो गैंग है ये पीआईएल के बहाने सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और फिर उस पीआईएल के जरिए जो भी देश में बड़े बदलाव आने होते हैं उन्हें रुकवा देता है। तो उन्होंने, देश के कानून मंत्री ने उस समय इस गैंग के लिए क्या जवाब दिया था, क्या संदेश दिया था, पीआईएल के बारे में क्या कहा था, आज आपको सुनना चाहिए। कानून का भी दुरुपयोग हुआ है, बढ़ा है, अदालतों का दुरुपयोग बढ़ा है, संविधान के अलग अलग मतलब लोग निकालकर बताते हैं, कभी जैसे संविधान अचानक से खतरे में आ जाता है। कई बार कानून मंत्री होने के नाते पीआईएल्स का जो मिसयूज हो रहा है आजकल, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत ही गंभीर सवाल उठाया है और आपके इस चैनल पर और आपकी अगुवाई में चर्चा हो रही है, मेरे लिए संतोष की बात है। देखिए सुधीर जी, मैं पीआईएल का समर्थक हूं। जनहित याचिका जन के हित याचिका होनी चाहिए, गरीबों के लिए, उपेक्षितों के लिए, भ्रष्टाचार के उजागर के लिए, एब्यूज ऑफ पावर के लिए। आपको मालूम है कि बिहार के कुछ बड़े पीआईएल को मैंने बहस किया था। ये जो पूरा चारा घोटाला बिहार में हुआ था लगभग 2000 करोड़ का, उसमें सीबीआई इंक्वायरी मांग करने की मुख्य बहस मैंने ही की थी पटना हाई कोर्ट में। आज कई पूर्व मुख्यमंत्री, कई मंत्री, कल आईएएस अफसर जेल में हैं, सबको सजा भी हो गई सप्लायर्स को। लेकिन आजकल एक दूसरी राजनीति हो रही है। चुनाव में हार गए तो सरकार को पीआईएल के माध्यम से घेरो, और ये घेरने का काम करते हैं कौन लोग? जो चुनाव में हरा दिए गए। अगर सही भावना से प्रामाणिक लोग कोर्ट जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज भी कोर्ट निर्देश दे रहा है तो आप देख रहे हैं, यूपी सरकार पेश हुई, बिहार सरकार पेश हुई, जो भी कोर्ट का आदेश होगा हम मानेंगे, उस पर हमें जरा भी आपत्ति नहीं है। हमारी परेशानी होती है सुधीर बाबू, जब हारे हुए हताश लोग कोर्ट के गलियारों से अपनी पॉलिटिक्स करते हैं देश को प्रभावित करने के लिए। ये ठीक नहीं है और ये हम स्वीकार भी नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को असल में ऐसे लोगों ने राजनीति का अड्डा बना दिया था, और ये बात आज हम इतनी शिद्दत के साथ आपके साथ क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले आज डीएनए में ये बात क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जी न्यूज भी इस मामले को लेकर बहुत पहले से मुहिम चलाता आया है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है देश के सामने। इस समस्या को हम आज से आपके सामने नहीं रख रहे, वर्षों से हम ये कैंपेन चलाते आ रहे हैं, ये मुहिम चलाते आ रहे हैं इन लोगों के खिलाफ। हमें भी कई साल तक, वर्षों का इंतजार करना पड़ा, और आज जाकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्टता से ये बात कही है। और अब हम आपको बताते हैं कि हमारी जो मुहिम है, ये जो सवाल हमारा था, ये तो 2 महीने पहले हमने कानून मंत्री से पूछा था। तब भी हमारे मन में यही सवाल था कि ये सुप्रीम कोर्ट का और कानून का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं नकली पीआईएल डालकर। सुप्रीम कोर्ट के जजों पर आरोप लगाने का ये सिलसिला आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। पहले भी ऐसा ही होता था। वर्ष 2007 की बात बताते हैं अब आपको, आज से 13 साल पुरानी बात। वर्ष 2007 में पूर्व चीफ जस्टिस, उस समय के जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, वो थे जस्टिस वाई.के. सबरवाल। और सोचिए 2007 में जस्टिस वाई.के. सबरवाल पर भी भ्रष्टाचार के ऐसे ही आरोप लगाकर उनके खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया गया था। उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी, और उनके खिलाफ अभियान चलाने वाला उस जमाने में भी कोई और नहीं बल्कि यही प्रशांत भूषण थे, जो आज अदालत की अवमानना के दोषी पाए गए। यानी ये आज से नहीं, उस जमाने से ही ये कर रहे हैं। और इनकी कोशिश ये रहती थी कि ये ऐसे गलत आरोप जजों पर लगाया करते थे, चीफ जस्टिस पर आरोप लगाते थे, ताकि ये सारे लोग जो जज हैं या सुप्रीम कोर्ट है वो इनके दबाव में आ जाएं, और जज भी इनके दबाव में आ जाएं, ये सोचकर कि अगर इनके दबाव में काम नहीं किया तो ये उनकी बदनामी कर देंगे। इतना डर था इस गैंग का। इन आरोपों पर जस्टिस सबरवाल लंबे समय तक चुप रहे, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने यह तय किया कि अब वो चुप नहीं बैठेंगे, और उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। और जब उन्होंने यह फैसला कर लिया तो उन्होंने इसी जी न्यूज को चुना, इसी जी न्यूज के प्लेटफॉर्म को चुना अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। तो अपनी बात पहुंचाने के लिए आपके सामने उस समय उन्होंने जी न्यूज को चुना था। तब उन्होंने जी न्यूज के स्टूडियो में आकर क्या कहा था, आज आप सबको सुनना चाहिए। और यह बात याद रखनी चाहिए कि यह भारत के पूर्व चीफ जस्टिस, यानी पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई.के. सबरवाल, यह बात एक टीवी चैनल पर आकर 2007 में कह रहे थे। सुनिए आप। My worry is not as much about my pain and agony, but is that if judiciary is tried to be overawed by these types of public verdicts,
by few self-styled campaigners of accountability, what would be the future of independence of judiciary? If such attempts succeed, the entire edifice of independence of judiciary may crumble. It is unfortunate that those who make concerted efforts to tarnish the image of judiciary labor under a belief that those who do not agree with their viewpoints are interested in promotion of corrupt judges. The self-styled protectors of credibility of judicial institution have at least a responsibility to public to give them correct information and not false or half-baked truth. Are they not subject to any accountability? Perhaps they feel they are not. I am reminded of Mark Twain, who said, "A lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes." How aptly it applies here, I will leave it to your judgment. I am very optimistic. Judges would continue to serve the nation with independent, bold and fearless approach and will continue to uphold the Constitution and the laws. वर्ष 2007 में यही अगस्त का महीना था, यही मुद्दा था, यही समस्या थी और यही आदमी था जिसका नाम है प्रशांत भूषण। उस समय के सुप्रीम कोर्ट के जज भी इससे परेशान थे और आज भी सुप्रीम कोर्ट इससे परेशान है। तब भारत के चीफ जस्टिस ने जी न्यूज पर आकर इस गैंग के बारे में यह बात कही थी और सोचिए, न्याय मिलते मिलते आज 13 वर्ष बीत चुके हैं। आज जब हम इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमें जी न्यूज की लाइब्रेरी में उस दौर के और कई बहुत महत्वपूर्ण बयान मिले जो सीधे सीधे इसी मामले से जुड़े हुए हैं। उस जमाने में वरिष्ठ वकीलों और कानून के विशेषज्ञों ने न्यायपालिका पर अपने विचार जी न्यूज के साथ शेयर किए थे, इसी प्लेटफॉर्म पर आकर शेयर किए थे, क्योंकि तब भी हम ये मुहिम चला रहे थे। और इन लोगों में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और मशहूर वकील हरीश साल्वे भी शामिल थे। और अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली अब तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उस जमाने में भी वो बहुत मशहूर वकील हुआ करते थे और इस मुद्दे पर तब उन्होंने खुलकर हमसे बात की थी। आज उनका भी एक पुराना बयान हम आपको दिखाना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति रिटायर्ड जज है और आपको लगता है कि उसने आदेश गलत पास किए थे किसी कारण की वजह से, तो आप याचिका लेकर न्यायपालिका के सामने जाइए कि इस आदेश को रद्द किया जाए। वो तो पूरा अधिकार न्यायपालिका के पास है। उस समय न्यायपालिका यह तय करेगी कि आपका आरोप सच्चा है कि झूठा है। सच्चा है तो उस आदेश को रद्द कर देगी, झूठा है तो कंटेम्प्ट में आपको जेल भेज देगी। यह तो इसकी ईमानदारी की प्रक्रिया है। लेकिन कुछ लोगों ने अपना ये तरीका बना लिया है कि हिट एंड रन करते रहिए, एक दो फ्रेंडली मीडियाज में इसको छपवाते रहिए, आधे अधूरे आरोप छपाते रहिए, एक शक की सुई घूमती रहे और उसके सच्चाई और प्रमाण कभी तय ना हो पाए। गलत काम हुआ है तो ठीक मंच पर जाकर उसको सही करवाना, उससे भी प्रतिष्ठा बढ़ती है। लेकिन अगर सही काम हुआ है तो उस पर झूठ आरोप लगाना, उससे प्रतिष्ठा कम होती है। और मैं इसीलिए मानता हूं कि अगर आपको अपने आरोपों में इतना विश्वास है तो आप न्यायपालिका के सामने जाकर उसको सिद्ध कीजिए। सिद्ध हो जाए तो अच्छा है, झूठ हो जाए तो आप जेल जाइए। कोई अगर ये कहे कि आप कानून का पालन करो, इसमें आप करप्ट मोटिव ढूंढते हैं कि ये उन्होंने क्यों किया। उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनके बेटों के पास जो प्रॉपर्टी थी वो सब कानून के दायरे में थी, तो उनका फायदा हो गया। एक आदमी जो हाई कोर्ट का जज रह चुका है, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, बॉम्बे के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। बड़े अहम फैसले इन्होंने सुनाए हैं। हमारे फॉरेस्ट केस में अहम फैसले सुनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में अहम फैसले सुनाए हैं। इन्होंने 9 जजेस बेंच हेड की जो पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू सेव लॉज, उस पर फैसला सुना है। इन्होंने बिहार के असेंबली में फैसला सुना है। इतने बड़े बड़े फैसले सुनाए हैं इन्होंने। और आज उनको इस किस्म के घटिया आरोपों के खिलाफ अपने आप की सफाई देनी पड़े, ये समझने वाली बात है कि उनके दिल पे क्या बीती होगी। तो आप सोचिए, उस जमाने में 2007 की हम बात कर रहे हैं, तब भी भारत के जो चीफ जस्टिस हैं वो ऐसे ही इस गैंग के सामने परेशान थे। इसे हिट एंड रन स्ट्रैटेजी कहा जाता है कि गलत और झूठे आरोप लगाइए और आरोप लगाकर भाग जाइए, और आप उन आरोप लगाने के बाद उसके पक्ष में कोई सबूत भी पेश नहीं करेंगे और एक झूठ का पूरा माहौल तैयार कर देंगे। और साथ में जो अरुण जेटली ने जो कहा, स्वर्गीय अरुण जेटली ने, वो ये भी कहा कि इसमें मीडिया भी एक हिस्सा होता है, क्योंकि आप पहले झूठे आरोप लगाइए
झूठे आरोप लगाने के बाद कुछ फ्रेंडली मीडिया हाउसेस के साथ मिली भगत कर लीजिए और उन अखबारों में या उन टीवी चैनल्स में ये खबर छपवा दीजिए और धीरे धीरे जज के ऊपर या किसी नेता के ऊपर इतना दबाव डाल दीजिए कि वो आपके सामने झुक जाए। इसलिए ये बहुत पुरानी समस्या है कानून को लेकर, जिसको कि आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया और अब इस गैंग को एक कड़ा संदेश जाएगा। हम ये तो नहीं कह सकते कि इसके बाद ये सारे जो लोग हैं ये संविधान की इज्जत करने लगेंगे, भारत की इज्जत करने लगेंगे, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत इनके मन में बढ़ जाएगी, ये तो हम नहीं कह सकते। हो सकता है ऐसा हो भी ना, लेकिन इतना जरूर होगा कि अब इनके मन में एक डर जरूर बैठ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोलने से पहले, सुप्रीम कोर्ट में एक नकली PIL लगाने से पहले अब ये लोग 1000 बार सोचेंगे। इसलिए पूरे देश के लिए आज खुशी मनाने का दिन है, उन लोगों के लिए जो भारत से प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए जो भारत के संविधान से प्यार करते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के बाद अब हम इस गैंग के वैचारिक पूर्वज पाकिस्तान की बात करेंगे। 73 वर्ष पहले आज ही के दिन आधी रात को भारत 2 हिस्सों में बंट गया था। भारत के लिए बहुत खुशी का दिन भी था क्योंकि भारत आजाद हो रहा था, लेकिन दुख का दिन भी था। ब्रिटिश हुकूमत से आजादी तो मिल गई, लेकिन इसकी कीमत भारत ने पाकिस्तान के रूप में चुकाई। इसलिए आज के दिन को पाकिस्तान में आजादी के दिन के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस आज मनाया जाता है, भारत से एक दिन पहले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी मिलने से कुछ दिन पहले तक भारत में क्या क्या चल रहा था, क्या क्या घटनाक्रम हो रहे थे और भारत के बंटवारे और आजादी के सूत्रधार उस समय क्या कर रहे थे? ये वो बातें हैं जो शायद आपको इतिहास में पढ़ाई नहीं गई, आपको जानकारी भी नहीं होगी। आजादी से बिल्कुल पहले की घटनाओं को समझने के लिए हमने आज कुछ पुस्तकों का अध्ययन किया, कुछ रिसर्च किया और कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाया। इनसे जो दिलचस्प बातें आज पता चलती हैं, उनके बारे में आज देश के तमाम लोगों को हम बताना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। और इस पूरी कहानी को हम 3 मुख्य किरदारों के जरिए समझेंगे। ये मुख्य किरदार हैं जिनके बारे में आप अक्सर सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। ये हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। क्योंकि उस समय 1947 में जब भारत आजाद हो रहा था, ये 3 किरदार सबसे अहम थे। भारत के अंतिम वाइसरॉय का नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने ही भारत के बंटवारे की रूपरेखा तैयार की थी और तय की थी। लॉर्ड माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू को सिद्धांतों पर चलने वाला नेता मानते थे, उनसे काफी प्रभावित भी थे। लेकिन उनकी राय में नेहरू के सामने जब कोई और व्यक्ति मजबूती से अपनी राय रखता था तो नेहरू उसके सामने तुरंत झुक जाते थे। जबकि भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो एक समझदार और अपनी बात पर मजबूती से अड़े रहने वाला नेता मानते थे। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में उनकी राय यह थी कि वो बहुत ही अड़ियल हैं और उन पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता। तो इन 3 लोगों के बारे में लॉर्ड माउंटबेटन की क्या राय थी, यह हमने आपको बताई। जब इन तमाम नेताओं ने भारत के बंटवारे का फैसला कर लिया और यह खबर फैलने लगी, तो वर्ष 1947 के जून महीने में अचानक पाकिस्तान के कराची में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने बैंकों में अपने सेविंग अकाउंट से 6 करोड़ रुपए निकाल लिए। मतलब लोगों में यह अफरा तफरी मच गई, अफवाह फैल गई कि कुछ भी हो सकता है। इसलिए लोगों ने बैंकों में जो अपना पैसा जमा था सेविंग अकाउंट्स में, उसे निकालना शुरू कर दिया और उस जमाने में लोगों ने 6 करोड़ रुपए बैंक से निकाल लिए थे। इस दौरान दिल्ली के वाइसरॉय हाउस में एक रात चोरी की घटना भी हो गई। यह चोरी वाइसरॉय हाउस के उस हिस्से में की गई थी जहां लॉर्ड माउंटबेटन के सैन्य सलाहकार रहते थे, लेकिन चोर कभी भी पकड़े नहीं जा सके। वाइसरॉय हाउस को ही आज राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, जहां भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। तो सोचिए, आजादी से ठीक पहले इसी राष्ट्रपति भवन में चोरी हो गई थी और चोर पकड़े भी नहीं गए। इसी बीच देश के हालात बिगड़ने लगे, कहीं हड़तालें होने लगी तो कहीं दंगे फसाद होने लगे। हरियाणा के रेवाड़ी से 70 हिंदुओं का अपहरण कर लिया गया। भारत के नेता इन स्थितियों को लेकर चिंता में थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को किस बात की फिक्र थी? उन्हें उस समय भारत में जो दंगे चल रहे हैं उसकी चिंता नहीं थी, अपने लोगों की चिंता नहीं थी, उन्हें सिर्फ अपने सिगार की फिक्र थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने देहरादून के किसी यूनुस को तब एक चिट्ठी लिखी थी और उससे पूछा था कि उनके सिगार के कार्टन्स यानी सिगार के डब्बे कहां पर हैं, वो उन तक पहुंचे क्यों नहीं? क्योंकि जिन्ना सिगार के बड़े शौकीन थे, सिगार के बिना रह नहीं सकते थे।
आप कह सकते हैं कि जब भारत बंटवारे की आग में जल रहा था तब भी जिन्ना जैसे नेता को सिर्फ अपने शौक की पड़ी थी, उन्हें चिंता अपने सिगार की थी और वो किसी भी तरह से अपने खोए हुए सिगार वापस पाना चाहते थे और अपनी शानो शौकत में वो कोई कमी नहीं आने देना चाहते थे। ऐसे समय में भी उनके लिए उनका शौक ऊपर रहता था। वर्ष 1947 में जून का महीना खत्म होते होते देश भर में दंगे फैलने लगे। गुड़गांव, ढाका और लाहौर जैसे शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। अब आपको यह बात दिलचस्प लगेगी कि गुड़गांव, लाहौर और ढाका तीनों एक ही देश में थे उस समय, लेकिन जिन्ना की दिलचस्पी सिर्फ यह जानने में थी कि उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। बैंक ऑफ इंडिया की बॉम्बे और लाहौर ब्रांच में जब उन्होंने यह पता किया कि मेरे बैंक में कितना पैसा है, तो इन दोनों ब्रांचेस ने उन्हें यह बताया कि उनके बैंक अकाउंट में उस जमाने में 1947 में 7,97,149 रुपए 12 आना और 3 पैसे बचे हैं, यानी लगभग 8 लाख रुपए उस समय मोहम्मद अली जिन्ना के बैंकों में जमा थे। यह उस समय भारत के बंटवारे के सूत्रधार मोहम्मद अली जिन्ना की जमा पूंजी थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास 1947 में 8 लाख रुपए की जमा पूंजी थी बैंक में, वो भी 2 खातों में, वो आदमी कितना पैसे वाला, कितना अमीर रहा होगा और उसके क्या शौक रहते होंगे। जुलाई के पहले हफ्ते में एक अमेरिकी नागरिक भारत आया था और उसकी मुलाकात तब महात्मा गांधी से हुई। उस अमेरिकी नागरिक ने महात्मा गांधी से उनका ऑटोग्राफ मांगा। इससे यह पता चलता है कि महात्मा गांधी उस समय कितने मशहूर रहे होंगे, कितने बड़े सेलिब्रिटी रहे होंगे कि अमेरिका से आया हुआ एक नागरिक भी महात्मा गांधी के ऑटोग्राफ चाहता था। तब महात्मा गांधी ने उस अमेरिकी से कहा कि अगर ऑटोग्राफ चाहिए तो 20 रुपए देने पड़ेंगे, यानी महात्मा गांधी ने उससे 20 रुपए मांगे ऑटोग्राफ के बदले। काफी देर तक सौदेबाजी यानी बार्गेनिंग होती रही और गांधी जी 15 रुपए में अपना ऑटोग्राफ देने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने ये जो 15 रुपए मिले, ये रकम हरिजन वेलफेयर फंड में जमा करा दी। देश के साथ साथ भारत की सेना का बंटवारा भी अब किया जाना था, क्योंकि सेना भी तो 2 हिस्सों में बटेगी, एक भारत की सेना और एक पाकिस्तान की सेना। इस दौरान भारत सरकार ने अपने सैनिकों के लिए नई पे स्कीम की घोषणा की और सेना में जनरल के पद के लिए 3,000 रुपए और 10वीं तक पढ़ाई करने वाले सैनिकों के लिए 35 रुपए मासिक तनख्वाह तय की गई। देखिए कितनी दिलचस्प बात है। उस जमाने में सेना के जनरल के लिए 3,000 रुपए प्रति महीना और एक सैनिक के लिए 35 रुपए प्रति महीना की तनख्वाह तय हुई थी 1947 में। जिन्ना पाकिस्तान तो बनाना चाहते ही थे, लेकिन उनकी जिद ने लॉर्ड माउंटबेटन को भी बहुत परेशान कर दिया था। और जैसा कि लॉर्ड माउंटबेटन ने आपको पहले बताया कि ये बहुत अड़ियल किस्म के व्यक्ति थे जिन्ना। इसी परेशानी के बीच लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी बेटी पैट्रिशिया को एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि तुम्हारे पिता एक ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जिससे सम्मानजनक तरीके से बाहर आना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने लिखा कि मैंने अपने अति आत्मविश्वास की वजह से सब कुछ बर्बाद कर दिया और मैं इस बात से बहुत निराश हूं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मैंने जिन्ना को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी और अब मैं खुद इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ना चाहता हूं। इससे यह साबित होता है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने आखिरी दिनों में कई गलत फैसले किए। ये जो बंटवारा था और आजादी का पूरा प्रोसेस था, ये कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से डील हो सकता था, इसको और कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी गलतियों की और अपनी बेवकूफियों की वजह से इस सब को बर्बाद कर दिया और बाद में उन्होंने इसको स्वीकार भी किया। जुलाई 1947 के पहले हफ्ते में तमाम नेताओं के बीच हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद महात्मा गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा में मशहूर अंग्रेजी लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एक बात का जिक्र किया। बर्नार्ड शॉ कहते थे कि एक अंग्रेज कभी गलत नहीं होता, वो सब कुछ सिद्धांतों के मुताबिक करता है। वो देशभक्ति के सिद्धांतों की आड़ में आपसे लड़ता है, व्यापार के सिद्धांतों के सहारे आपको लूटता है, उपनिवेशवाद के सिद्धांत के दम पर आपको अपना गुलाम बनाता है, वफादारी के सिद्धांत के जरिए राजा की सेवा करता है और लोकतंत्र के सिद्धांत का सहारा लेकर अपने ही राजा का सिर भी कलम कर देता है। यानी अंग्रेज जो हैं बड़े चालाक होते हैं, अगर अपराध भी करते हैं तो सिद्धांत का सहारा लेकर करते हैं, अपराध को भी सिद्धांत का नाम दे देते हैं। यह चालाकी अंग्रेजों में है। इसके बाद महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा, लेकिन अब मैं यह समझना चाहता हूं कि भारत छोड़ने के लिए वो कौन से सिद्धांत का सहारा लेंगे।
12 जुलाई 1947 को नागपुर में जस्टिस टी.एल. शियोडे ने, जस्टिस, फिर से आप सुन लीजिए, उस समय जज थे नागपुर में जस्टिस टी.एल. शियोडे, उन्होंने गांधी टोपी पहनकर शपथ ली थी। तब उनसे एक ब्रिटिश जज ने पूछा कि क्या वो गांधी टोपी पहनकर ही रात में सोते भी हैं? तो इस पर जस्टिस शियोडे ने यह जवाब दिया था कि जी बिल्कुल, मैं गांधी टोपी पहनकर ही सोता हूं, वैसे ही जैसे आप अपने सिर पर हैट पहनकर सोते हैं। इसके अगले दिन मोहम्मद अली जिन्ना ने दोपहर के समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। तब उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि आप पाकिस्तान को एक आधुनिक लोकतांत्रिक देश कैसे बनाएंगे? तो इसके जवाब में जिन्ना ने कहा कि मैंने ऐसा कब कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। यानी उस समय के नेता भी जनता को सिर्फ झूठ बेच रहे थे। जब बंटवारे का समय करीब आया तब इंडियन सिविल सर्विसेज के 470 अधिकारियों से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं। इनमें से 470 में से 400 अधिकारियों ने कहा कि वो 15 अगस्त यानी बंटवारे के दिन रिटायर होना पसंद करेंगे, अब और काम नहीं करना चाहेंगे। जबकि 40 अधिकारियों ने भारत में रहने और 30 अफसरों ने पाकिस्तान जाने की इच्छा जताई। उस समय की ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत और पाकिस्तान दोनों के झंडे में ब्रिटेन के झंडे यानी यूनियन जैक को भी शामिल किया जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मांग को खारिज कर दिया। अगर इस मांग को वो मान जाते तो आज हमारे झंडे में, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में आपको ब्रिटेन के ध्वज के कुछ हिस्से या कुछ झलक दिखाई देती। इसके बाद 14 अगस्त को लखनऊ रेजिडेंसी के ऊपर लहराते ब्रिटेन के झंडे को उतारकर लंदन भेज दिया गया। ब्रिटेन का यह झंडा वर्ष 1857 से यहां लगातार लहरा रहा था, लेकिन लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजों के साथ साथ अंग्रेजों का झंडा भी भारत से चला गया। उस समय लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 2 लाख रुपए जारी किए गए थे। 2 लाख रुपए का बजट था और बॉम्बे में वकीलों के एक चेंबर से एक नेम प्लेट हटा दी गई थी, जिस नेम प्लेट पर लिखा था M.A. जिन्ना बार एट लॉ। यह मोहम्मद अली जिन्ना की नेम प्लेट थी, जो, और वो आप जानते हैं वो एक मशहूर वकील भी थे, उनकी नेम प्लेट वहां से हटा दी गई थी। ये तो आप सब जानते हैं कि भारत को आजादी आधी रात को मिली थी, लेकिन इसके पीछे का कारण भी बहुत दिलचस्प है। ब्रिटेन भेजे गए लॉर्ड माउंटबेटन के एक टेलीग्राम से पता चलता है कि आधी रात पर आजादी की सलाह भारत के ज्योतिषियों ने दी थी, क्योंकि उनके मुताबिक यही एक शुभ मुहूर्त था। यानी आधी रात को जो आजादी मिली वो ज्योतिषियों के कहने पर मिली थी। इसी दौरान जब किसी व्यक्ति ने मोहम्मद अली जिन्ना से यह पूछा कि पाकिस्तान में सेना की क्या भूमिका होगी, तो जिन्ना बड़े नाराज हो गए। उन्होंने उस व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ नागरिकों की सरकार होगी और जो भी इससे अलग राय रखता है उसे पाकिस्तान आने का कोई हक नहीं है। सोचिए, जिन्ना ने कितना बड़ा झूठ बोला। तब उन्होंने कहा कि नागरिकों की सरकार होगी। जिन्ना के दावे भी उनके बाकी दावों की तरह झूठ साबित हुए और पाकिस्तान में 33 वर्षों तक सेना ने ही शासन किया और आज भी लोकतंत्र के नाम पर वहां सेना ही शासन करती है। तो इससे आपको यह समझ में आएगा कि जिन्ना पहले दिन से झूठ बोल रहे थे। इस बीच अगस्त के पहले हफ्ते तक अकेले दिल्ली में ही शरणार्थियों की संख्या 80,000 तक पहुंच गई थी। भोजन की कमी होने लगी और स्कूलों को 2 शिफ्ट में चलाया जाने लगा ताकि बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। इसी दौरान यह भी तय हुआ कि दिल्ली के 7 पृथ्वीराज रोड पर प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास होगा, यानी प्रधानमंत्री कहां रहेंगे यह तय हो गया। हालांकि बाद में 7 रेसकोर्स को भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास बनाया गया, जिसका नाम अब बदलकर 7 लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी इसी जगह पर रहते हैं। अब आपको जल्दी से 2 और दिलचस्प किस्से हम सुनाते हैं। पहला किस्सा बीसीसीआई से जुड़ा हुआ है। बीसीसीआई आप समझ ही गए होंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यानी बीसीसीआई उस समय भी बड़ा महत्वपूर्ण होता था जैसे आज बीसीसीआई बड़ा महत्वपूर्ण है। बीसीसीआई की स्थापना वर्ष 1928 में हुई थी और क्रिकेट शुरू से ही भारत में बड़ा लोकप्रिय रहा था। लेकिन जब बात बंटवारे की आई तो बीसीसीआई के तत्कालीन चेयरमैन एंथनी डी मेलो ने अपनी राय यह दी थी कि बंटवारे से भारत की क्रिकेट टीम नहीं बंटनी चाहिए। भारत बंट जाए भले ही, भारत और पाकिस्तान 2 देशों के बीच में, लेकिन क्रिकेट की जो टीम है वो एक ही रहनी चाहिए। यह बीसीसीआई के अध्यक्ष ने उस समय राय अपनी रखी थी, क्योंकि इससे खेल और खेल की भावना पर बुरा असर पड़ेगा। यानी तब भी बीसीसीआई के लिए क्रिकेट से बढ़कर कुछ नहीं था। आज भी आप देखते होंगे कि बीसीसीआई यही कहता रहता है
कि भारत और पाकिस्तान को क्रिकेट खेलना चाहिए, क्रिकेट को राजनीति से अलग रखना चाहिए। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि क्रिकेट जो है उसने इस देश को किस हद तक जोड़कर रखा था। और ये जो आइडिया था, आप आज अपनी अगर कल्पना करना चाहें तो ये कल्पना भी कर सकते हैं कि अगर इस आइडिया को मान लिया गया होता बीसीसीआई के अध्यक्ष के कि भारत और पाकिस्तान की टीम एक ही रहेंगी, देश अलग अलग भले ही बन जाएं लेकिन टीम अगर एक ही रहेगी, तो आप सोचिए भारत और पाकिस्तान की अगर एक ही टीम रहती तो कैसी टीम होती और कितनी मजबूत टीम वो होती। हालांकि ये हुआ नहीं, पाकिस्तान की अलग टीम बनी और भारत की अलग टीम बनी। और आप लोगों ने, हम सब ने भारत और पाकिस्तान के बीच उसके बाद न जाने कितने रोमांचक मैच देखे हैं। अब तस्वीर जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो उस समय की है जब भारत के बड़े बड़े नेता बंटवारे की रूपरेखा तय कर रहे थे। यह भारत के करोड़ों लोगों के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न था, बहुत बड़ा मुद्दा था ये। लेकिन इसके लिए होने वाली बैठकों में उस कमेटी के जो सदस्य थे वो इस कदर बोर हो जाते थे कि वो अपनी डायरी के पन्नों पर आड़ी तिरछी ड्राइंग्स बनाना शुरू कर देते थे। इतने बोर। इससे आपको ये समझ में आएगा कि उस समय बंटवारे को लेकर जो बैठकें होती थी उनमें उस कमेटी के जो सदस्य थे उनकी कितनी दिलचस्पी रहती होगी। ऐसी ही एक बैठक और उस दौरान कागज पर बनाई गई एक ड्राइंग इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरह की ड्राइंग्स को डूडल कहा जाता है और यह ठीक वैसे ही है जैसे स्कूल में पढ़ने वाले छात्र जब क्लास में अपने टीचर की बातों को ध्यान से नहीं सुनते और बोर हो जाते हैं तो अक्सर अपनी कॉपी पर, कागज पर पेन या पेंसिल से वो अलग अलग टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां बनाने लगते हैं। और ये एक इंसान की एक फितरत होती है कि जब भी वो किसी बैठक में बोर होता है, जिस बैठक में उसका ध्यान नहीं लगता, तो वो इस तरह अपने पेन पेंसिल से आकृतियां बनाना शुरू कर देता है। ये जो आकृतियां आप देख रहे हैं ये उसी समय की है जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी उसकी बैठक होती थी और उसमें लोग अपना टाइम पास ऐसे करते थे, इस तरह की आकृतियां बनाकर। अब यहां पर हम 4 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको यह बताएंगे कि पाकिस्तान अपनी आजादी को लेकर पहले दिन से ही झूठ क्यों बोलता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान की आजादी का दावा कितना झूठा है, क्योंकि आपके मन में भी यह बात आ रही होगी कि जब भारत आजाद हुआ तो 15 अगस्त को आजाद हुआ था और उस समय भारत एक था, बंटवारा, आजादी के साथ ही बंटवारा भी हुआ। तो फिर पाकिस्तान भारत से एक दिन पहले 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाता है, ये पूरी बात हम आपको इस ब्रेक के बाद बताएंगे, 4 मिनट के बाद।
आज के दिन को पाकिस्तान अपनी आजादी के दिन के रूप में मनाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान तो कभी गुलाम था ही नहीं। गुलाम तो अविभाजित भारत था। फिर पाकिस्तान को किससे आजादी मिली? सही मायने में तो पाकिस्तान भारत से अलग होकर ही एक नया देश बना था। लेकिन आज हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते और आपको पाकिस्तान के जन्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताना चाहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा देश है जो आज भी अपने जन्म की तारीख को लेकर कंफ्यूज्ड है। यानी पाकिस्तान अपने स्वतंत्रता दिवस को लेकर भ्रमित है और दुनिया को भी भ्रमित करता है। पाकिस्तान के विद्वान इस पर किताबें लिखते हैं। वहां के समाचार पत्रों में ये सवाल उठाते हुए कई आर्टिकल भी लिखे जाते हैं कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को होना चाहिए या पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को होना चाहिए। यानी वहां पर भी ये बहस चलती है। जरा सोचिए कि वो देश कैसा होगा और उस देश की स्थापना करने वाले लोग कितने अज्ञानी होंगे जिन्हें यह भी नहीं पता कि उनका स्वतंत्रता दिवस कब होता है। आज हमने इस पर रिसर्च किया कि जब भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे तो फिर पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस एक दिन पहले 14 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, यानी आज क्यों मनाया जाता है, जबकि हम अपना स्वतंत्रता दिवस कल मनाते हैं। और हमें इससे जुड़ी कई दिलचस्प जानकारियां आज मिली हैं। रेडियो पाकिस्तान पर हर वर्ष मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज में पहला बधाई संदेश सुनाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि 15 अगस्त की आजाद सुबह पूरे राष्ट्र को मुबारक हो। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की यह बधाई हर वर्ष 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को ही सुनवाई जाती है। August 15th is the birthday of the independent and sovereign state of Pakistan. तो जिन्ना की आवाज में इस संदेश को रिकॉर्ड किया गया था और रेडियो पाकिस्तान पर चलाया गया था और हर साल 15 की बजाय 14 अगस्त को चलाते हैं। अपनी रिसर्च के दौरान आज हमें पाकिस्तान के कुछ डाक टिकट भी मिले जिनमें लिखा है पाकिस्तान पोस्टेज 15 अगस्त 1947। आपकी स्क्रीन पर है। यहां यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान आखिर कौन सी स्वतंत्रता और आजादी का उत्सव मनाता है। सच तो यह है कि आजादी की लड़ाई में पाकिस्तान की मांग करने वाली पार्टी मुस्लिम लीग का कोई योगदान था ही नहीं। मुस्लिम लीग सर सैयद अहमद खां की 2 नेशन थ्योरी का समर्थन करती थी। सर सैयद ने कहा था कि मुसलमानों को अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर अंग्रेज चले गए तो लोकतंत्र में बहुसंख्यक हिंदू मुसलमानों को दबा देंगे। यानी ये पार्टी ये चाहती थी कि भारत आजाद ही ना हो और अंग्रेज ही यहां शासन करते रहें, क्योंकि अगर भारत आजाद हो गया तो ये हिंदू बाहुल्य देश बन जाएगा और उसमें मुसलमानों को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए वो ये आह्वान करते थे अपने समाज के लोगों से कि वो अंग्रेजों का साथ दें। वर्ष 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और उसके बाद से लगातार मुस्लिम लीग अंग्रेजों के कदमों में सिर झुकाती रही, चाटुकारिता करती रही अंग्रेजों की। मोहम्मद अली जिन्ना के सिर पर अंग्रेजों का हाथ था। अंग्रेजों की मदद से मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का निर्माण भी करवा लिया। पाकिस्तान के विद्वान के अजीज ने पाकिस्तान के इतिहास की समस्याओं पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है मर्डर ऑफ हिस्ट्री। इस किताब के पेज नंबर 180 पर उन्होंने लिखा है 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हो गया, यह बात सही नहीं है। द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में पेश किया गया था और 15 जुलाई को यह कानून बना था। इसी के तहत 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत और पाकिस्तान को आजाद किया जाना था। दोनों देशों को वाइस रॉय के द्वारा ही निजी तौर पर पावर ट्रांसफर किया जाना था। लॉर्ड माउंटबेटन एक ही समय पर कराची और नई दिल्ली में मौजूद नहीं रह सकते थे और यह भी संभव नहीं था कि 15 अगस्त की सुबह वो भारत में रहें और फिर कराची पहुंच जाएं, क्योंकि भारत को आजादी मिलने के बाद वो भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बन गए थे। इसलिए पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को ही सत्ता सौंपना ठीक था, जब वो भारत के वाइसरॉय बने हुए थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान को अपनी आजादी 14 अगस्त को मिली, क्योंकि द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इसकी मंजूरी नहीं देता। अब आप देखिए यह कितना बड़ा विरोधाभास है कि पाकिस्तान का निर्माण वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की मौजूदगी में 14 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के मुताबिक उसका निर्माण 15 अगस्त 1947 को हुआ था। के अजीज पाकिस्तान के बहुत बड़े इतिहासकार माने जाते हैं, जिन्होंने आजादी पर पाकिस्तान के धर्म संकट का विश्लेषण अपनी किताब में किया है।
पाकिस्तान के बड़े बड़े विद्वान ही नहीं, वहां के समाचार पत्र और लेखक भी इसे लेकर भ्रमित हैं और कि पाकिस्तान को आजादी आखिर कब मिली। इस संबंध में हमने पाकिस्तान के अखबार द डॉन का एक आर्टिकल भी पढ़ा और इसमें लिखा है कि 14 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के रूप में पाकिस्तान का निर्माण हुआ। लाहौर, कराची और पेशावर रेडियो स्टेशंस में कुरान पढ़ी गई और फिर रात 12 बजे के बाद आजादी की घोषणा हुई। पाकिस्तान की जनता के नाम मोहम्मद अली जिन्ना का बधाई संदेश ऑन एयर किया गया, यानी रेडियो पर चलाया गया। यह पाकिस्तान बनने के बाद स्वतंत्रता पर जिन्ना की पहली रेडियो स्पीच थी। रेडियो पाकिस्तान के पूर्व उपनिदेशक अंसार नासरी ने इस भाषण का उर्दू में अनुवाद किया था। भाषण को यह कहकर प्रसारित किया गया कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण होने के तुरंत बाद कायदे आजम ने देश से बात की। इसी आर्टिकल में आगे लिखा है कि रेडियो पाकिस्तान के पूर्व उपनिदेशक अंसार नासरी ने इस नियम को ध्यान में नहीं रखा कि रात 12 बजे के बाद अगली तारीख आ जाती है, तारीख बदल जाती है, इसलिए गलती से उन्होंने अपने अनुवाद में 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त कह दिया। पाकिस्तान का निर्माण मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के अहंकार का ही नतीजा है और शायद इसीलिए पाकिस्तान के कुछ लोगों ने यह सोचा कि भारत से एक दिन पहले ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाकर वो भारत से आगे निकल जाएंगे। पहले दिन से ही वो मुकाबला करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं क्योंकि अहंकार की कलम से इतिहास नहीं लिखा जा सकता। 14 अगस्त पाकिस्तान के अहंकार का दिवस है। पाकिस्तान अगर चाहे तो इस तारीख को आज भी बदलकर 15 अगस्त कर सकता है, लेकिन हम जानते हैं वो ऐसा कभी करेगा नहीं। तो हमने आपको भारत के स्वतंत्रता को लेकर जो अलग अलग कहानियां हैं, जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होंगी, कभी पढ़ी नहीं होंगी, वो दिलचस्प कहानियां हमने आपको अब बताई। और आगे भी हमने अब ये सोचा है कि अगले एक हफ्ते तक हम आपको भारत की आज़ादी से जुड़े दिलचस्प किस्से ऐसे ही बताते रहेंगे जो शायद आपको नहीं पता होंगे, और ख़ास तौर पर हमारे देश की जो नई पीढ़ी है उसे तो इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं होगी। और हमारे देश में इतिहास की किताबों में जो पढ़ाया जाता है वो सब आप जानते हैं, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सही नहीं है। हमें कई बार गलत इतिहास पढ़ाया गया है। इसलिए अब 73 वर्षों के बाद हम कोशिश करेंगे कि उस इतिहास में जो त्रुटियां रही हैं, उस इतिहास में जो बातें आपसे छुपा ली गई, हम वो सारी बातें अब आपको बताएं और वो सारे जो पूरी सच्चाई है उस सच को भी अब हम आजाद कर दें। अब हम आपको बारिश के पानी में डूबे जयपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि जयपुर में आजकल बाढ़ आई हुई है। जयपुर में आज सुबह करीब 4 बजे से बारिश लगातार शुरू हो गई, जो करीब 10 घंटे तक ये दौर चलता रहा, जिसकी वजह से पूरा जयपुर शहर पानी में डूब गया। सड़कें तालाब बन गई हैं, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां तैरने लगी हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा कर ले गया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राजस्थान में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। जयपुर सहित 3 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और करीब 1.5 दर्जन जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, आपको एक बार को ऐसा लगेगा शायद ये कोई नदी है, लेकिन ये नदी नहीं है, ये जयपुर में बाढ़ का पानी है जो अब एक नदी का रूप ले चुका है। जयपुर में हुई बारिश का असर विधानसभा सत्र पर भी पड़ा है। दरअसल आज से ही शुरू हुए राजस्थान विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस के विधायक होटल से बस और गाड़ियों में सवार होकर निकले थे, लेकिन बारिश की वजह से उनका काफिला सड़क पर भरे पानी में ही फंस गया, यानी विधायक विधानसभा तक नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से ये सारे विधायक समय पर नहीं पहुंच पाए और सत्र की कार्यवाही को दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। राजस्थान की तरह गुजरात में भी कई दिनों से भारी बरसात हो रही है, जिसकी वजह से कई जिलों में अब बाढ़ के हालात बन गए हैं। बारिश से दक्षिण गुजरात के कई हाईवे बंद हो गए हैं। राज्य के 74 बांध 90% तक भर चुके हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वडोदरा, अहमदाबाद और सूरत समेत कई शहरों में भी भारी बारिश की वजह से इलाके डूब गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात में भारी बारिश की आशंका जताई है। आप में से कुछ लोग अगर राजस्थान जाने के बारे में सोच रहे हैं और गुजरात जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि कुछ दिनों के लिए अपनी इस यात्रा को टाल दीजिए।
कोरोना वायरस के दौर में स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, परीक्षाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर हमारे देश में भी बहस चल रही है और पूरी दुनिया में भी बहस चल रही है। और यही जानने और समझने के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक स्टडी की, जिसकी रिपोर्ट में परेशान कर देने वाला सच सामने आया है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दुनिया के करीब 43% स्कूलों में बच्चों के लिए साबुन से हाथ धोने की सुविधा नहीं है। दुनिया के करीब 24% स्कूलों में हाथ धोने के लिए न तो पानी उपलब्ध है और न ही साबुन है, जबकि 19% स्कूलों में पानी तो उपलब्ध है लेकिन साबुन नहीं है। यानी दुनिया के हर 5 में से 2 स्कूलों में साबुन से हाथ धोने की सुविधा बच्चों के पास नहीं है, जो कोरोना से बचने के लिए बेहद जरूरी है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि दुनिया के 42% सेकेंडरी स्कूल्स और 56% प्राइमरी स्कूल्स में हाथ धोने की उचित सुविधा नहीं है। ग्रामीण इलाकों में हालत और भी ज्यादा खराब है, जहां 3 में से 2 स्कूलों में साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है। कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया में स्कूलों को बंद करना पड़ा, जिससे 190 देशों में 150 करोड़ से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर हाथ धोने की उचित व्यवस्था किए बिना स्कूल दोबारा खोल दिए गए तो इससे दुनिया भर में करीब 82 करोड़ बच्चों के कोरोना महामारी से संक्रमित होने का खतरा है। इनमें से सबसे ज्यादा करीब 30 करोड़ बच्चे सब सहारा अफ्रीका में हैं। करीब 12.5 करोड़ मध्य और दक्षिणी एशिया में रहते हैं, जिनमें से 9 करोड़ से ज्यादा बच्चे अकेले भारत में रहते हैं, जो स्कूलों में साबुन और पानी से हाथ धोने की सुविधा से वंचित हैं। अगर आप कुछ देर के लिए कोरोना वायरस को भूल भी जाएं, तो सोचिए कितनी गंभीर बात है कि दुनिया के 40% से ज्यादा स्कूलों में बच्चों के लिए हाथ धोने की मूलभूत सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। अब जब भी सरकार स्कूल खोलने का फैसला लेगी तो हर स्कूल को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बच्चों को साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था हो, ताकि वो बहुत जल्दी समय पर अपने हाथ साफ करते रहें। लेकिन सवाल यह है कि स्कूलों में ऐसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भी क्या हम कोरोना वायरस जैसी महामारी का इंतजार कर रहे थे, और अगर ऐसा है तो क्यों कर रहे थे? यूनिसेफ की यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब भारत समेत दुनिया के कई देशों में यह विचार चल रहा है कि स्कूलों को कब से और कैसे खोला जा सकता है, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। इसी बीच अमेरिका में एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक जुलाई के अंतिम 2 हफ्तों में पूरे अमेरिका में 97,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी अमेरिका ये गलती कर चुका है, उसे स्कूल नहीं खोलने चाहिए थे, लेकिन उसने स्कूल खोल दिए और अब वहां पर बच्चे बड़ी मात्रा में संक्रमित हो रहे हैं, बड़ी संख्या में, जिसके बाद अब विशेषज्ञ ये राय दे रहे हैं कि अमेरिका में अभी स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए। हालांकि अमेरिका के कुछ राज्यों ने स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है, जहां ये डर अब सच साबित हो रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर बच्चे अब कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। अमेरिका के राज्य जॉर्जिया में 3 अगस्त से स्कूल दोबारा खोले गए थे, जिसके बाद से अब तक 250 से ज्यादा छात्र और शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी वजह से वहां स्कूल तो खोल दिए गए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसकी एक तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर जॉर्जिया के डैलस में एक स्कूल की है, जिसमें स्कूल के हॉल में छात्रों की भीड़ आप देख सकते हैं। तस्वीर में ज्यादातर छात्रों ने मास्क नहीं पहने हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन हो रहा है। यह तस्वीर स्कूल के एक छात्र ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसे स्कूल प्रशासन ने बाद में इस छात्र को ही सस्पेंड कर दिया। तो यह स्कूल की हालत है अमेरिका की। और अगर आपने भारत में भी खोल दिए तो भारत से भी आपको ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। यह तस्वीर दर्शाती है कि कोरोना वायरस से बचाव का इंतजाम और नियमों का पालन किए बगैर स्कूलों को खोलना कितनी बड़ी गलती साबित हो सकती है। हमारे देश में भी कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, लेकिन साथ ही कई परीक्षाएं रद्द की जा चुकी हैं या स्थगित की जा चुकी हैं। ऐसे में जेईई और नीट की परीक्षा देने वाले छात्र भी परीक्षा स्थगित करने की लगातार मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दोनों प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए याचिकाएं भी दायर की गई थी। छात्रों का यह कहना है कि स्थितियां सामान्य होने के बाद ही परीक्षा कराई जाए। जेईई मेन की जो परीक्षा है इस बार 2020 की, वो 1 से 6 सितंबर तक होगी, जिसके लिए इस बार 11 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होनी है।
जिसके लिए 16 लाख छात्रों ने आवेदन दिया है। अब जरा सोचिए कि 13 लाख छात्र जब परीक्षा देने के लिए आएंगे, या दूसरी जो नीट की परीक्षा है 16 लाख छात्र जब परीक्षा देने के लिए आएंगे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, सब लोग मास्क लगाकर ही आएंगे, और ये सारे लोग जो परीक्षा के लिए बैठेंगे इस बात की क्या गारंटी है कि ये संक्रमित नहीं होंगे। अगर लाखों की संख्या में जब ये बच्चे, ये छात्र परीक्षा देने के लिए आएंगे और अगर इनमें से कुछ लोग भी संक्रमित हो गए तो ये महामारी भारत के युवाओं में फैल जाएगी, छात्रों में फैल जाएगी, और उसके बाद एक नई चुनौती देश को झेलनी पड़ेगी। इसलिए आज हमारा सरकार से कहना है कि बहुत सोच समझ कर ये फैसला लें कि उन्हें इन परीक्षाओं को आयोजित करना है या अभी इन्हें और कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक स्थगित कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा फैसला होगा और इस फैसले के जो परिणाम हैं ये बहुत दूरगामी होंगे। इसलिए सोच समझकर फैसला किया जाए। कल यानी 15 अगस्त का दिन बहुत बड़ा दिन है, आपके जीवन में भी बहुत बड़ा दिन है और हमारे जीवन में भी ये बहुत बड़ा दिन है। कल आप लोगों की तो छुट्टी होगी, आप अपने घर में रहेंगे अपने परिवार के साथ, लेकिन जी न्यूज़ की जो टीम है वो हो सकता है आज भी पूरी रात काम करे और कल सुबह बहुत जल्दी हमारी पूरी टीम आ जाएगी और दिन भर हम आपके लिए 15 अगस्त के अलग अलग शोज आपके लिए पेश करेंगे, क्योंकि हमारे लिए कल का दिन बड़ा दिन होगा और कल का दिन और ज्यादा शिद्दत से काम करने का दिन है। देश को आजाद हुए 73 वर्ष पूरे हो जाएंगे कल, और जी न्यूज ने इस विशेष मौके की कवरेज की बहुत खास तैयारी की है और इस कवरेज को हमने एक नया नाम दिया है और वो है भारत भाग्य विधाता। इस बार का स्वतंत्रता दिवस इसलिए भी खास है क्योंकि भगवान राम को 500 वर्ष बाद अयोध्या में टेंट से आजादी मिली और अब उनके लिए भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। हमने स्वतंत्रता दिवस की तैयारी के लिए एक खास स्टूडियो तैयार किया है जिसमें भगवान श्री राम भी हैं और नए भारत की नई शक्ति रफाल की झलक भी है। इसके अलावा आपको हमारे स्पेशल स्टूडियो में आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का संकल्प भी दिखाई देगा। तो कल का पूरा दिन आपको जी न्यूज के साथ बिताना है और जी न्यूज की पूरी टीम और आप, हम सब मिलकर देश के स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे। 73 वर्ष पहले जब देश के लोग एक साथ आए तो हमें अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिली, लेकिन आज देश के लोग भारत के बाजारों को चीन की गुलामी से आजाद कराने में जुटे हैं। मेड इन इंडिया को मजबूत बनाने के लिए और मेड इन चाइना को जवाब देने के लिए हमने एक मुहिम शुरू की थी और इस मुहिम में हमारे साथ अब तक 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है और आप इस संख्या को और भी कहीं आगे लेकर जा सकते हैं। आप में वो शक्ति है। इसलिए अगर अब तक आप इस मुहिम का हिस्सा नहीं बने हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर मिस्ड कॉल दीजिए। 73 वर्ष पहले लड़ाई थी अंग्रेजों से, 73 वर्ष बाद बहुत चीजें बदल चुकी हैं, लड़ाइयां बदल चुकी हैं। इस बार लड़ाई है मेड इन चाइना से। इसलिए कल का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको समय मिले तो इस नंबर पर एक मिस्ड कॉल दीजिए और इस मुहिम में 2020 की इस मुहिम में शामिल हो जाइए। और अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। आप में से ज्यादातर लोग आज भी हमें टीवी पर ही देखते हैं। इस टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, आज आपको यह बताना है। ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे।
और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है, क्योंकि आज वैसे भी बहुत ऐतिहासिक दिन है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, आज के दिन यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान अपने स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाता है। हालांकि ये बहुत अजीब सा फैसला है, क्योंकि पाकिस्तान के वजूद में आने का समय और भारत की आज़ादी का समय बिल्कुल एक ही है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अनुसार भारत और पाकिस्तान को वर्ष 1947 में 14 और 15 अगस्त के बीच की रात को, आधी रात को आजाद किया गया था और रात के 12 बजते ही दोनों देश अपनी नई सीमाओं के साथ वजूद में आ गए थे। इस हिसाब से आजादी की तारीख 15 अगस्त ही होनी चाहिए, लेकिन अपने घमंड की वजह से पाकिस्तान ने 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया। टेलीविजन के आविष्कारक जॉन लॉगी बेयर्ड का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1888 में हुआ था। बेयर्ड स्कॉटलैंड में एक इंजीनियर थे और उन्होंने 26 जनवरी 1926 को पहला टेलीविजन सिस्टम दुनिया के सामने रखा था। वर्ष 1928 में उन्होंने रंगीन टेलीविजन बनाने का प्रयोग शुरू किया और इसमें भी वो कामयाब रहे और आज उन्हीं की वजह से आप हमें अपने टेलीविजन सेट पर देख पा रहे हैं। भारत को पहला ओलंपिक पदक दिलाने वाले पहलवान केडी जाधव का निधन आज ही के दिन वर्ष 1984 में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताया था। जाधव की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उस वक्त उनके दोस्तों और परिवार ने बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके उन्हें ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए भेजा था और उन्होंने इस देश को और अपने परिवार को निराश नहीं किया। वर्ष 1948 में आज ही के दिन क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन अपनी आखिरी टेस्ट इनिंग्स में 0 पर आउट हो गए थे। अगर उस दिन वो 4 रन और बना लेते तो टेस्ट मैचों में उनकी बैटिंग औसत 100 हो जाती। उनके टेस्ट करियर का बैटिंग एवरेज 99.94 है और आज भी ये रिकॉर्ड टूटा नहीं है। लेकिन उस दिन अगर 4 रन और बन जाते तो ये एक नया रिकॉर्ड बनता, लेकिन डॉन ब्रैडमैन जैसा मास्टर बल्लेबाज भी स्थिति के सामने और किस्मत के सामने कुछ कर नहीं पाया। और वर्ष 2011 में आज ही के दिन मशहूर अभिनेता शम्मी कपूर का निधन हुआ था। उनका पूरा नाम शमशेर राज कपूर था। 1948 में उन्होंने फिल्मों की दुनिया में पहला कदम एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर रखा था। शम्मी कपूर को आज भी जंगली, कश्मीर की कली, ब्रह्मचारी, एन इवनिंग इन पेरिस और तीसरी मंजिल जैसी शानदार फिल्मों के लिए याद किया जाता है। याहू मैन के नाम से मशहूर शम्मी कपूर को अपनी ऊर्जा और शानदार डांस की वजह से भारत का पहला डांसिंग स्टार भी माना जाता था। शम्मी कपूर ने 23 वर्ष की उम्र में उस समय की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली से विवाह किया था। तब वो गीता बाली की तुलना में काफी कम चर्चित एक्टर थे। एक रात जब गीता बाली और शम्मी कपूर किसी होटल की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे, तब शम्मी कपूर ने गीता बाली से कहा कि अगर उनकी आने वाली फिल्म तुम सा नहीं देखा नहीं चली तो वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देंगे और असम में किसी चाय बागान में मैनेजर बन जाएंगे, यानी ऐसी नौबत आ जाएगी। इस पर गीता बाली ने शम्मी कपूर का मनोबल बढ़ाते हुए कहा था कि वो जरूर एक दिन बहुत बड़े स्टार बनेंगे। ये बात सच हो गई और उनकी फिल्म तुम सा नहीं देखा उस समय सुपरहिट साबित हुई। शम्मी कपूर भारत के उन चंद लोगों में शामिल थे जिन्होंने बहुत पहले ही इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। भारत में जब इंटरनेट आया भी नहीं था, उससे पहले ही वो इंटरनेट के बारे में सब कुछ जानते थे। वर्ष 1988 में उनकी भतीजी रितु नंदा उनके घर आई थी। उनके हाथ में एक छोटी सी मशीन थी। शम्मी कपूर ने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उनकी भतीजी ने कहा इसे कंप्यूटर कहते हैं। इसके बाद शम्मी कपूर ने कहा कि ये तो बड़ी कमाल की चीज है और ये मैं भी जरूर लूंगा। इसके बाद उनका ये पैशन उनके जीवन का हिस्सा बन गया और बहुत ही कम लोगों को पता है कि शम्मी कपूर ने इंटरनेट यूजर्स कम्युनिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। वो पूरी कपूर फैमिली के लोगों की एक वेबसाइट खुद चलाते थे। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, क्योंकि कल का दिन बहुत खास है जब हम और आप मिलकर स्वतंत्रता दिवस पर एक विशेष संवाद करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा याद रखिए, बिना अनुशासन के कोई भी आजादी अराजकता में बदल सकती है। इसलिए इस आजादी के टुकड़े टुकड़े करने वालों के खिलाफ आवाज उठाइए और इन्हें इनकी असली जगह का एहसास दिलाइए। नमस्कार।
तो देश भर में स्वतंत्रता दिवस के जश्न की शुरुआत हो चुकी है और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत पाक सीमा पर स्थित अटारी बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया गया। अटारी बॉर्डर को भव्य तरीके से सजाया गया है और इस दौरान बीएसएफ के जवानों ने म्यूजिकल परफॉर्मेंस दी। बीएसएफ के जवान ने तेरी मिट्टी में मिल जावा गीत भी गाया। कोरोना संक्रमण को लेकर म्यूजिकल बैंड के जवानों ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। जवानों में जोश, जज्बा, उल्लास और उमंग देखने लायक थी। देशभक्ति के गीतों से सीमा का ये पूरा इलाका गूंज उठा।